मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो अक्टूबर का एग्ज़ाम देने वाले हो या ऑन डिमांड एग्ज़ाम दोगे जनवरी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बच्चे जो एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आ जाता है, आया हुआ है। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो पिछले 5 से लेकर 7 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि इस बार भी आएगा। ठीक है ना। तो बच्चों क्या होता है ना, एनआईओएस के अंदर चाहे सीबीएसई के अंदर चाहे किसी भी बोर्ड में आप एग्जाम दो, चाहे 10th के हो चाहे 12th के हो, पता है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो बात ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और कैसे आप हर सब्जेक्ट का खुद से सर्च कर पाओगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना। तो पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। यहाँ लिखा है भाई मैकेनिक्स एंड मोशन का चैप्टर जो है, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच फिजिकल क्वांटिटी। भाई देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी अपन टाइम क्या शो करता है, तो भाई एक्सेलरेशन शो करता है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन शो करता है। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, है ना। फिर इफ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स एक्सेलरेशन इज, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो उस पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, टेंडेंशियल होगा कि सेंट्रीपिटल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है उसके ऊपर, इसीलिए एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल रहेगा। आंसर सी इसका है। ठीक है, और अगला आगे देखते हैं। आगे क्या है भाई, फोर्थ क्वेश्चन कहता है यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम इज, यूनिट ऑफ वर्क इज एसआई सिस्टम इज। तो क्या कहता है एसआई सिस्टम, वर्क का क्या होता है, तो वर्क का या तो एनर्जी लिख दो या फिर जूल लिख दो या वाट लिख दो। तो वाट तो पावर का होता है, तो जूल लिख सकते हो आप, है ना। तो जूल आ गया इसका आंसर। तो ऐसा यूनिट की बात हो रही है ना, अगर बात अपन ऐसा यूनिट की करें तो जीरो इसका ऐसा यूनिट होता है। वर्क डन इज जीरो व्हेन, जब वर्क डन जीरो कब होता है भाई, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, है ना, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। तो ये आंसर आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, है ना भाई। मैं कितना भी ताकत लगाऊं, धक्का दूं, मैं इस बोर्ड के ऊपर ताकत लगाऊं लेकिन ये हिल नहीं रहा, तो नहीं हिल रहा, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जहाँ पे इनिशियल पोजीशन था वही फाइनल पोजीशन है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, भाई अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता दूं मैं आपको, क्या होता है वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये पता होगा ये बात। ठीक है ना, बहुत इजी चीज़ है, 9वीं 10वीं की बात है। तो अगर यही जीरो हो जाएगा तो एफ इंटू जीरो, एफ कितना भी इंक्रीज करते रहो डब्ल्यू जीरो ही आएगा, है ना। तो इसलिए जीरो, तो इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पावर इज डिफाइंड एज, पावर तो वर्क अपॉन में टाइम, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हिंदी में बोले तो कार्य करने की क्षमता एनर्जी होता है, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम लिखते हैं ना, कितना यूनिट बिजली बिल आया, तो क्या लिखते हैं 1 यूनिट बिजली बिल आया, तो वो 1 यूनिट टाइम के रेफरेंस में बताया जाता है। ठीक है ना। अगर 1 यूनिट में जूल निकालें तो लिख दूँ मैं अगर इसको, ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है ना, 1 यूनिट में 3.6 10 to 6 जूल होता है। ठीक है, इतने जूल होता है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है ना, वर्क डिवाइड बाय टाइम। फिर है ऑसिलेशन एंड वेव का क्वेश्चन, क्या लिखा है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, क्या मास पे डिपेंड करता है, क्या एम्पलीट्यूड की ना मास, तो भाई लेंथ पे डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा उसका क्या रहेगा टाइम पीरियड। जितना लंबी रस्सी रहेगी उतना ही ज़्यादा धीरे धीरे चलेगा, जितना छोटा रस्सी रहेगा तेज घूमेगा, है ना। तो पता ही है आपको तो ये बात। ठीक है ना, तो ये भी ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लेंथ पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, कहाँ, सॉलिड में होता है ना, सॉलिड आंसर इसमें लिखा भी रखा है। क्यों, गैस में सबसे कम, वैक्यूम में तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, गैस में भाई पार्टिकल दूर दूर होते हैं, फिर लिक्विड में, सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, तो आपस में आराम से टेंजेंशियल ट्रांसवर्स मोशन आराम से हो सकता है। तो सॉलिड इसका आंसर है। विच वेव कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, कौन सी वेव जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है,
तो भाई साउंड वेव। लाइट ट्रेवल करती है, रेडियो वेव ट्रेवल करती है, एक्सरे, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सब वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, लेकिन साउंड एक मैग्नेटिक वेव नहीं है, तो ठीक है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं उसको, है ना, तो वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है भाई, अभी अगला क्वेश्चन आता है, बच्चे, ऐसा यूनिट ऑफ हीट, भाई जूल होता है, ठीक है ना, जूल होता है, इसका आंसर है जूल। विच लॉ स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट ऑल बी ए कांस्टेंट, बस ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला लॉ यही कहता है थर्मोडायनेमिक्स का। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। चीज़ें इजी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, एम्पियर। एम्पियर भाई, एम्पियर। ओम्स लॉ इज गिवन बाय V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या करंट बोल दो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कैरिंग वायर। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट कैरिंग के, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जो कांस्टेंट देखते हैं तो R I हो जाता है या I R हो जाता है। V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, R हमारा रेजिस्टेंस, I हमारा करंट, ठीक है ना। चलो भाई समझ में तो आया। अभी आ गया बच्चे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है भाई? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, सोलेनॉइड के अंदर। चलो भाई, तो ये भी आंसर आ गया हमारा, है ना। ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ भाई ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, रेजिस्टेंस, हाँ भाई इंडक्शन। जहाँ जहाँ बच्चे आपका ट्रांसफॉर्मर आता है वहाँ करंट इंड्यूस हो रहा होता है। क्या होता है? इंड्यूस, ठीक है ना। अगर सिंपल वाला बनाया जाए, ठीक है ना, ये ई शेप वाला, सॉरी थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब है, ठीक है ना, तो ऐसा दिखता है ना, रुको बच्चे, हाँ ऐसा दिखता है ना शायद, ई शेप वाला, और इसके अंदर कॉइल लगा होता है, हाँ। तो बच्चे यहाँ से ना करंट क्या होता है? इंड्यूस होता है। अगर यहाँ बैटरी लगा दो तो, ठीक है, यहाँ बैटरी लगा दो तो, या फिर अगला वाला देखा जाए तो ये रहा। अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो यहाँ पर कॉइल बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, तो ये आउटपुट हो जाता है, ये आउटपुट और ये इनपुट, ठीक है ना। अगर हमें सामने आउटपुट ज़्यादा चाहिए होता है तो कॉइल वहाँ ज़्यादा कर दो, और हमें आउटपुट कम चाहिए तो कॉइल वहाँ कम कर दो, तो यहाँ पे इंड्यूस होता है। क्या होता है? करंट जो होता है इंड्यूस होता है, ठीक है ना, उसको इंडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो मतलब सिंपल है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। वो आपने 3 इडियट में पढ़ा था ना, बोलता है व्हाट इज इंडक्शन मोटर, तो धुड़ 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 जो कहता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि इंड्यूस, क्योंकि डायरेक्टली इसके अंदर कोई करंट नहीं आ रहा है, बस इस वायर के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके अंदर करंट अपने आप डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। वोल्टेज डेवलप हो जाता है, वोल्टेज डिफरेंस आ जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, आई रही होगी वैसे तो, है ना। तो इसका आंसर वो हो गया। मॉडर्न फिजिक्स का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता था 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है ना। तो ये इसका पहला आंसर। विच रेडिएशन हैज़ अ हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर? तो भाई गामा। देखो एक न्यूज़ में भी आया था बच्चे
कि ना शायद रेडियम या यूरेनियम का रॉड कवाड़ी में मिल गया था, तो उसमें गामा रे निकल रहा था, और गामा रे इतना ज़्यादा पेनिट्रेट करता है कि इंस्टेंट दो लोगों की डेथ हो गई थी शायद, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा गामा रे डेंजरस होता है, ठीक है ना। डेंजरस तो होता ही है, लेकिन हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होता है, हाईएस्ट एनर्जी होता है। जब आप रेस के बारे में पढ़ते हो, अब 11th क्लास में CBSE के अंदर टॉपिक था, तो जब विजुअल रेस के बारे में पढ़ते हो, जहाँ पे 450 से 700 नैनोमीटर तक होता है, ऐसा कुछ होता है ना, तो उसमें दिखा रहा होता है जो टेबल बना होता है आपका, यहाँ पे इंफ्रारेड होता है, यहाँ पे आपका विजिबल लाइट होता है, और एंड में आपका गामा रे लिखा होता है। इससे पहले एक्सरे, इसके बाद अल्फा रे, ऐसा लिखा होता है। तो गामा रे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रे होता है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर है गामा रे। अब एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, तो वेव नेचर शो करता है, नहीं पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है ना। तो पार्टिकल नेचर इसका आंसर हो गया, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस नहीं भाई, तो पार्टिकल नेचर शो करता है। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ये मेटल का प्लेट है, यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ मैं, मान लो ये मेटल का प्लेट है, मेटल प्लेट, ये सनलाइट है, तो यहाँ से रे आएगा, रे आने के कारण क्या होगा, यहाँ पे इसके कुछ पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना, बाहर निकल जाएंगे गर्मी के कारण, हीट के कारण, तो उस पार्टिकल में कुछ एनर्जी आ जाएगा, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसलिए पार्टिकल नेचर शो करता है लाइट का। चलिए, अभी अगला क्वेश्चन है, डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC टू DC बाय रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर इसका आंसर है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, पोटेंशियल इंक्रीज या कम करता है, या करंट को। जनरेटर भाई जनरेट करता है। मोटर क्या करता है भाई, आपका काम क्या करता है मोटर, तो मोटर भाई आपका यूज होता है करंट को कन्वर्ट करके आपका यूज करने के लिए, ठीक है ना, AC करंट को यूज करते हैं। आपका रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। चलिए भाई, रेक्टिफायर आपका टॉपिक में भी है शायद, ठीक है ना, आपके CBSE में होगा, CBSE में पढ़ा होगा, इसके बाद डिटेल में पढ़ा जाता है CBSE में, तो ठीक है ना। द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। देखो बच्चे, हमने यहाँ पढ़ लिया, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया था ना कि न्यूक्लियस किससे बना होता है, तो भाई न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एटम के अंदर हमने 3 ही पार्टिकल पढ़े हैं, वैसे 3 से ज़्यादा 30 इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ना हमको 30 के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको 3 में बेसिकली बताना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिक्स के, फिजिक्स क्लास 12th के। अगर अक्टूबर वाले बच्चे हो ध्यान से देखना, अगर ध्यान नहीं दिया है तो दोबारा देख लो, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चे मैं आपके लिए मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है ना, और अदर सब्जेक्ट के लिए भी आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी है, बहुत मज़ा आएगा। और पता क्या होगा, ये क्वेश्चन ना आप लिख लो, आप कॉपी में लिख लो। होगा क्या, देखो यार, आपको ये क्वेश्चन ऑनलाइन में मिल जाएगा, ठीक है ना, कुछ मैंने अपने मन से नहीं बनाया है ये, आप रिसर्च करोगे, मेहनत करोगे। लेकिन मेहनत क्यों करना है, जब आपके लिए ये चैनल अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपके लिए रेगुलर रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चंस ला रहा हूँ। तो जस्ट आपको रिसर्च करने वाला मेहनत नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन पढ़ने वाला मेहनत आपको करना है। तो कॉपी लो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, कॉपी लिखो, आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो। तो इससे क्या होगा बच्चे, यार आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा, ठीक है ना। एंड पता है, जब भी आपसे कोई पूछा जाएगा ना, आपसे ये क्वेश्चन आपको दिखेगा भी, तो आप किसका आंसर दे पाओगे। और MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% पार्ट आपका MCQ रहता है एनालिसिस के अंदर, ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 70 to 80% रहता है MCQ। तो MCQ इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10th के हो, चाहे 12th के हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, सब्जेक्ट कोई सा भी हो। ट्राई करूँगा कि सभी सब्जेक्ट का बच्चे धीरे धीरे आपके लिए लेके आऊँ, कि आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाऊँगा मैं। बाकी आप चीज़ों को फॉलो करते आओगे, आप रेगुलर आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेगी। अब आने वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री और आने वाले सब्जेक्ट के भी आपके पास वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। बाकी बच्चे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।